नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। पहले सारणी देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन है। खेल से दोस्तों 5 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 5 क्वेश्चन है, स्थान से 4 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 3 क्वेश्चन है, रक्षा से 5 क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन है, दिवस से 1 क्वेश्चन लिया गया है और विविध से 7 क्वेश्चन है। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे खेल के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं खेल का। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके, ए है सौरभ चौधरी, बी है नीरज चोपड़ा, सी है शरत कमल और डी है अभिनव बिंद्रा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो भारत का ध्वजवाहक होगा वो शरत कमल होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके मिलेगी, कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। मसाल वाहक की बात की जाए तो मसाल वाहक जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, जो 2008 के जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसमें स्वर्ण पदक विजेता थे 10 मीटर एयर राइफल में, उनको मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। और ये ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में। 26 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में इंडियन वेल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है डेनियल मेदवेदेव, बी है वेस्ले कुलहोफ, सी है निकोला मैक्टिक्स और डी है कार्लोस अलकराज। इंडियन वेल्स 2024 के खिताब की बात की जाए तो कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के, और इन्होंने इंडियन वेल्स 2024 का खिताब जीता है। इंडियन वेल्स की बात की जाए तो ये कैलिफोर्निया में खेला जाने वाला एक पेशेवर पुरुष और महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है ये इंडियन वेल्स ओपन। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो कार्लोस अलकराज जो स्पेन के हैं उन्होंने जीत हासिल की है, और महिला वर्ग की बात की जाए तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, इनको आप देख लेना। ठीक है, महिला वर्ग का भी ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है, और पुरुषों की बात की जाए तो कार्लोस अलकराज है जो स्पेन के हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में WTT फील्ड सीरीज इवेंट में एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है, ए है जी साथियान, बी है मानव ठक्कर, सी है दीपक दहिया और डी है मानुष साहा। तो WTT फीडर सीरीज इवेंट में एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? जी साथियान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। WTT सीरीज सर्वोच्च रैंक वाला टूर्नामेंट है जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष और महिला खिलाड़ी खेलते हैं। और इसमें महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? जियालियान नी ने, जो कि लक्जमबर्ग की खिलाड़ी है, लक्जमबर्ग की। ठीक है, जियालियान नी। और जी साथियान की जो रैंक की बात की जाए तो इनकी रैंक 103 है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? मानव ठक्कर को, इनकी 74 रैंक है, इनको इन्होंने परास्त कर करके पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही नैना जेम्स का संबंध किस खेल से है? ए है ऊंची कूद, बी है लंबी कूद, सी है तैराकी और डी है दौड़। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लंबी कूद से ये संबंधित है, और इन्होंने अभी तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में जो नैना जेम्स है, इन्होंने तीसरी सबसे बड़ी छलांग लगाई है 6.67 मीटर की। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीता है। तीसरी बनी है तो 2 फर्स्ट और सेकंड कौन थी? पहले नंबर की बात की जाए तो पहली महिला कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि 6.83 मीटर की छलांग लगाई थी, और ये एथेंस ओलंपिक 2004 में।
दूसरी महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो सैली हैं, जो कि 6.76 मीटर लंबी छलांग लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? बेंगलुरु 2023 में। तो ये तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं अभी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, नयना जेम्स जी हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है चार्ल्स लेक्लर्क, बी है कार्लोस सेंज, सी है मैक्स वर्स्टारपन और डी है लैंडो नॉरिस। तो कार्लोस सेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। और इन्होंने फेरारी, जो फार्मूला रेस है, फेरारी कार इन्होंने चलाई थी, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, कार्लोस सेंज ने। आगे बढ़ेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है नवनीत सहगल, बी है किशोर मकवाना, सी है मौसमी चक्रवर्ती और डी है शीतल देवी। तो ऑल इंडिया रेडियो महानिदेशक की बात की जाए तो मौसमी चक्रवर्ती जी को बनाया गया है, इनको नियुक्त किया गया है मौसमी चक्रवर्ती जी को, ये देख सकते हैं आप। और ये किसके स्थान लेगी? वसुधा गुप्ता की जगह ये महानिदेशक बन रही है। पहले वसुधा गुप्ता जी थी, उनकी जगह अब मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये मौसमी चक्रवर्ती जी हैं जो 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं, ठीक है। अब इनको ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ए है साइमन हैरिस, बी है लियो वराडकर, सी है मोहम्मद मुस्तफ़ा और डी है लुइस मोंटेनेग्रो। तो आयरलैंड का अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो साइमन हैरिस है जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं। और इससे पहले कौन थे? लियो वराडकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह अब साइमन हैरिस को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो अपने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निम्मो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ए है सुनील भारती, बी है जेम्स बॉयस, सी है के विलियमसन और डी है क्रिस ब्राउन। तो पृथ्वी के दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है निम्मो, और वहां पर जो पहले व्यक्ति बने हैं वो क्रिस ब्राउन बने हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है क्रिस, ये निम्मो पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। और ब्रिटेन के निवासी हैं क्रिस ब्राउन, जो प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट जो कि निम्मो है वहाँ पर पहुँचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है निम्मो पॉइंट, ओके। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? ए है नरेंद्र मोदी, बी है जयंत मूर्ति, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है नीरज चोपड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम एक भारतीय पर रखा है, उसका नाम क्या है? जयंत मूर्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि पहले भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के कार्यवाहक निदेशक थे, अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुका है इनका, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। उस क्षुद्र ग्रह का पहले नाम क्या था? 2005 EX 296, 2005 EX 296 का अब नाम परिवर्तन कर करके 215884 जयंत मूर्ति नाम रखा गया है, ठीक है। 215884 जयंत मूर्ति पहले नाम था 2005 EX 296, उसका नाम परिवर्तन करके भारतीय जो एक खगोल भौतिक संस्थान के कार्यवाहक निदेशक थे उनके नाम पर 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय लोक सेवा आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है समर्थ मित्तल, बी है हंसा मिश्रा, सी है प्रतीक जोशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हंसा मिश्रा जी को यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया हाल ही में, ठीक है। और इनको 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है, या कोई आगामी आदेश जब तक नहीं आ जाता है, अन्यथा ये 5 साल तक यूपीएससी के निदेशक पद पर रहेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अब स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खुला है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ए है नैनीताल, बी है शिमला, सी है गोवा और डी है श्रीनगर। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की बात की जाए तो श्रीनगर में खुला है। इसकी स्थिति की बात की जाए तो डल झील और जबरवान जो पहाड़ियाँ है उसके बीच में ये स्थित है। और इसके नाम की बात की जाए तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रखा गया है। पुराने नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या था? सिराज बाग। अब इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रखा गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, ठीक है। देख सकते हैं बहुत शानदार है, बहुत वैरायटी के यहाँ पर फूल मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसको, डल झील, ये डल झील है और ये इस साइड में ये जो जबरवान पहाड़ियाँ उसके बीच में इसको बनाया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ए है शिमला, बी है देहरादून, सी है श्रीनगर और डी है गोवा। तो पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन की बात की जाए तो श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इस रेसिंग इवेंट का आयोजन किसने किया था? फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक बुलेवार्ड रोड है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो रूट तैयार किया गया था वो डल झील के पास, ये डल झील है, इसके पास में ललित घाट से नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर का इसका ट्रैक था, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये डल झील है और यहाँ पर ये जो रोड है ये 1.7 किलोमीटर का रोड था, ललित घाट से लेके नेहरू मार्ग तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन किसने करवाया था? फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए है चंडीगढ़, बी है पंजाब, सी है नई दिल्ली और डी है केरल। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां है, उसका नाम है सोमा। वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में शालीमार बाग पड़ता है, वहाँ पर महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल है। उस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा प्रारंभ किया गया है। शालीमार्ग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां प्रारंभ किया है? ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश में। और इसको प्रारंभ करने का जो कारण था वो 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए एक विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया गया, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम मतदान हुआ था। ऐसे 414 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंट था वो 60% से कम था। वहां पर इसको वोटिंग को बढ़ाने के लिए 414 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया था। वहां पर ये मिशन 414 आरंभ किया गया है। इन केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाने के अलावा वहां जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो मिशन 414 किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर मार्गरेट
बास्टिन, बी है डॉक्टर नीना प्रसाद, सी है प्रोफेसर प्रसल्ला रवि और डी है टी.एम. कृष्णा। तो टी.एम. कृष्णा जी को, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है वो कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समक्ष माना जाने वाला पुरस्कार है और ये चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बात की जाए संगीतविद पुरस्कार की तो डॉक्टर मार्गरेट बोस्टिन को संगीतविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नृत्य कला निधि पुरस्कार की बात की जाए तो डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और संगीत आचार्य पुरस्कार की बात करें हम तो संगीत आचार्य पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला प्रोफेसर प्रसल्ला रवि जो कि मृदंग वादक हैं और दूसरा जो है जो गीता राजा है जो कि एक गायक हैं। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। हाल ही में एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए है आरबीआई गवर्नर, बी है इसरो, सी है प्रधानमंत्री और डी है नीति आयोग। एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? इसरो को। और क्यों किया गया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी भारत ने, इस वजह से इसरो को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इसरो को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गयालप्पा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? भूटान का एक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द डुक गयालप्पा, उससे सम्मानित होने वाले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए रतन टाटा, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी मनमोहन सिंह और डी एस श्रीनिवास स्वामी। तो नरेंद्र मोदी जी को, अभी इनकी भूटान यात्रा थी, इनको भूटान के जो 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, ये भूटान के जो अपने राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, अजीब नाम है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने भूटान का जो सम्मान प्रणाली का जो शिखर माना जाता है ये पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक गयालप्पा पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। पहले जो पुरस्कार दिया गया था ये 3 पहले भूटानी लोगों को दिया गया था और चौथे नंबर का जो दिया गया है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये चौथे नंबर के व्यक्ति हैं और पहले नंबर के गैर भूटानी व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण कहां पर किया गया है? एक टैंक बनाया गया भारत द्वारा, उसका परीक्षण कहाँ किया गया है? ए है जैसलमेर, बी है मैसूर, सी है कोच्चि और डी है मुंबई। तो कहाँ पर किया गया है? मैसूर में। ठीक है, इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसके इंजन की क्षमता की बात की जाए तो 1500 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है इसके इंजन की। ठीक है, और ये पहला परीक्षण है जो मैसूर में किया गया था, तो इसको याद ध्यान रखना है आपको ना। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? ए है लामितेट 24, बी है कटलेस 24, सी है सी डिफेंडर्स 24 और डी है टाइगर ट्रायम्फ 24। भारत और यूएसए के बीच एक मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए एक अभ्यास प्रारंभ किया गया था, वो उसका नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ 24। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना और सुचारू समन्वय जारी दिशा निर्देशों का सही करना। ठीक है, इसको आप देख लेना। एक दूसरे के आपसी समझ बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ
डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है। डोर्नियर विमान 228 विक्रय यानी कि भारत ये विमान बेचेगा। ए है त्रिनाद और टोबैगो, बी है ब्रिटिश वर्जिन और आइलैंड्स, सी है गुयाना और डी है जमैका। तो जमैका के साथ भारत ने समझौता किया है। जमैका को जो डोर्नियर विमान 228 है, 2 विमान इसको गुयाना को देगा। ठीक है, 2 विमान देगा। गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित। इसका निर्माण की बात की जाए तो डोर्नियर विमान 228 है, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसको अभी 2 विमान है जो गुयाना को दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किन के बीच प्रारंभ हुआ है? त्रिअभ्यास है त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल 2024। ऑप्शन देखेंगे, ए है भारत इंडोनेशिया मलेशिया, बी है भारत श्रीलंका बांग्लादेश, सी है भारत यूएई सऊदी अरब और डी है भारत मोजाम्बिक और तंजानिया। तो त्रिपक्षीय अभ्यास जो है ट्राइलेटरल वो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। ठीक है, ये 3 देश हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्राइलेटरल का संबंध किन किन देशों के मध्य है, तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया है, इसको आप याद रखना है। आगे देखेंगे, हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? ए है जैन टेक्नोलॉजीज, बी है गरुड़ एरोस्पेस, सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। तो त्रिशूल जो है वो ड्रोन है, ये देख सकते हैं आप। इसका अनावरण अभी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, इस ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा गश्ती निगरानी के लिए, लोगों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात के आकलन करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि गरुड़ एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोकिट्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? ए है बुध ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है शनि ग्रह और डी है शुक्र ग्रह। तो माउंट एवरेस्ट से भी विशाल ज्वालामुखी है ये नोकिट्स, इसकी खोज मंगल ग्रह पर की गई है। इसकी विशाल संरचना की बात की जाए तो 9022 मीटर से भी अधिक ये ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से काफ़ी ऊंचा है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 450 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए तो 9022 मीटर है और चौड़ाई की बात की जाए तो 450 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, जो कि मंगल ग्रह पर खोजा गया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? ए है चक्षु पोर्टल, बी है संकल्प ऐप, सी है सूरज पोर्टल और डी है सखी ऐप। तो अभी भारतीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है सखी ऐप अंतरिक्ष केंद्र जो गगनयान दल के लिए जो अभी जाएगा उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सखी ऐप है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए है वित्त मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। तो भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच राष्ट्रीय राजधानी जो अपनी दिल्ली है वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव जो हैं डॉक्टर एस कृष्णन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, भाषानेट पोर्टल को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा। और इसके आईटी सचिव की बात की जाए तो एस कृष्णन जो अपने आईटी सचिव हैं, इसके द्वारा अपनी दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर इसको लॉन्च किया है। आगे देखेंगे। हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है?
याउंडे डिक्लेरेशन। ए है समुद्री सुरक्षा, बी है मलेरिया रोग, सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डी है साइबर सुरक्षा। तो क्या होगा राइट आंसर? याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया रोग से संबंधित है। अफ्रीकी जो देश है 11 देश, ठीक है, उसके जो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया, याउंडे में जगह है याउंडे, वहाँ पर डिक्लेरेशन किया कि यहाँ पर जो मलेरिया से जो मौतें हो रही हैं उसको हम मजबूती के साथ कम करेंगे। इस वजह से ये ज़्यादा चर्चा में है याउंडे डिक्लेरेशन, ठीक है, मलेरिया रोग से संबंधित है ये। आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ये, हाल ही में इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? एक इसरो ने एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, उसका नाम पूछा गया है। ए है विक्रम, बी है आकाशयान, सी है पुष्पक और डी है सार्थक। तो क्या होगा राइट आंसर? पुष्पक। आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आधा कटा हुआ हवाई जहाज हो, ठीक है। इसरो ने कर्नाटक के चैलकेर में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से, कर्नाटक में पड़ता है चैलकेर में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, वहाँ पर अपने जो रिजुअल लॉन्च है व्हीकल उसके लैंडिंग की मिशन की सफल टेस्टिंग की, उसका नाम क्या है? पुष्पक है, ठीक है। आगे देखेंगे दिवस से संबंधित है। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च को भी विश्व जल दिवस मनाया गया है, इसको देख लेना आप। आगे देखेंगे हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? अभी 29 से 35 तक क्वेश्चन विविध के होंगे, तो क्वेश्चन पूछा गया है पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ऑप्शन है ए है इंडसइंड बैंक, बी है यूको बैंक, सी है कैनरा बैंक और डी है यस बैंक। तो किसने की है? यस बैंक। यस बैंक जो भारतीय जो ओलंपिक एथलेटिक्स खिलाड़ी होंगे वो पेरिस ओलंपिक में जाएंगे, तो उनके और उनके परिवार के लिए ये हर तरह की जो सुरक्षा या फिर जो भी उनके लिए उनकी तरफ से कुछ भी हेल्प होगी वो ये यस बैंक करेगा। तो इसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ये साझेदारी की है, ठीक है। आगे देखेंगे हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ए है ऑपरेशन अजय, बी है ऑपरेशन इंद्रावती, सी है ऑपरेशन गंगा और डी है ऑपरेशन करुणा। तो हैती है, वहाँ पर आंतरिक अशांति फैल गई है, वहाँ से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, ठीक है। तो भारतीय लोगों को निकालने के लिए, हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया है? ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से। आगे देखेंगे हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए है सक्षम ऐप, बी है स्वाति ऐप, सी है चैंपियन ऐप और डी है संकलन ऐप। तो अभी चुनाव आयोग ने जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, और ये ऐप विकलांग लोगों के लिए कहाँ पर उनका मतदान केंद्र होगा, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, व्हील चेयर की व्यवस्था है कि नहीं है, इस प्रकार की जानकारी इस ऐप के माध्यम से उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 125वां, बी 126वां, सी 128वां, डी 129वां। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार बात की जाए तो भारत का स्थान 126 हो रहा है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र ये रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में लगातार जो फिनलैंड देश है वो लगातार 7 साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। 7 साल से फिनलैंड जो देश है, ठीक है, 7वें साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 55 लाख के करीब इसकी जनसंख्या है,
और ये लगातार 7 साल से सबसे खुशहाल देश है। और नीचे क्रम की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान है, जो कि 2020 में जो तालिबान के नियंत्रण में आ गया था, उसका जो सूची में नाम है वो अंतिम है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? फिनलैंड आता है। और अंतिम नंबर की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान है अंतिम स्थान पर, और भारत का स्थान के पूछे तो 126वां स्थान है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के एथलेटिकों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से रोक लगाई है? ए है बेलारूस, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है ए और बी दोनों। तो जो अभी ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक, उसमें जो ओलंपिक उद्घाटन समारोह होगा उसमें बेलारूस और रूस के जो राष्ट्रों के जो वो परेड होगी वहाँ पर, उनको जो एथलेटिक होंगे रूस और बेलारूस के, उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है। समापन की बात की जाए, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन जो अभी उनका समारोह जो परेड होगी उद्घाटन मैच की, उसमें इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? ए है मद्रास हाई कोर्ट, बी है पटना हाई कोर्ट, सी है गुवाहाटी हाई कोर्ट और डी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मदरसा में जो बच्चे पढ़ते थे, जो मदरसा में पढ़ते थे, उस मदरसा शिक्षा अधिनियम को ही रद्द कर दिया गया है। अब जो मदरसा में जो बच्चे थे उनको उनके नज़दीकी विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर जारी किया है। अंतिम सवाल देखेंगे आज का, हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? ठीक है। ए है पीयूष गोयल, बी है शशि थरूर, सी है मनोज सिन्हा और डी है अलका भारती। मगही उपन्यास एक फूल बहादुर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, उसको किसने लॉन्च किया गया है? तो मनोज सिन्हा है, जो J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इसको अभी लॉन्च किया है। ठीक है। इसके फूल बहादुर की बात की जाए, इस उपन्यास के जो मूल लेखक हैं वो जयनाथ पति हैं। जो उपन्यास है ये फूल बहादुर, इसके जो लेखक हैं वो जयनाथ पति हैं, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो अभय के ने इसका अनुवाद किया है। और अभय के कौन है? वो जो कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार के संस्कृत में से अनुवाद करने के लिए उन्हें KLF पोइट्री बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 में ये अवार्ड दिया गया था इनको, के अभय के को। उन्होंने कालिदास के जो मेघदूत और ऋतु संहार के जो संस्कृत में अनुवाद किया था, उसके लिए उनको KLF पोइट्री बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 दिया गया था। तो फूल बहादुर उपन्यास की बात की जाए, इसके मूल लेखक की, तो जयनाथ पति हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? अभय के ने किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।